दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। कहा था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हमने तोड़ दिया। पहला बार हो गया है। थैंक यू सीएम सर, थैंक यू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भ्रष्टाचार पर सरकार इंटॉलरेंट है, आपने दिखा दिया। देवघर सीओ अनिल सिंह निलंबित हो गए। एक रिपोर्ट देखिए। थैंक यू सीएम सर। भ्रष्टाचार पर सरकार का वार। देवघर सीओ अनिल सिंह निलंबित। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। हमने तो कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और हमने तोड़ दिया। देवघर में भ्रष्टाचार का साम्राज्य। सीओ साहब, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अभी तो आपको होटवार भी जाना है। थोड़ा इंतजार कीजिए। हमें सरकार पर भरोसा है, हमें सीएम पर भरोसा है। भ्रष्टाचारियों का किस्सा खत्म होगा, तभी आएगा अबुआ राज। तो सीओ साहब, इंतजार कीजिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आपके बाद बहुत सारे अंचल अधिकारियों का नंबर है, बहुत सारों का नंबर है। आप इंतजार कीजिए, यहीं पर सिर्फ निलंबन के साथ कहानी खत्म नहीं होगी। इंसाफ तो देवघर की जनता को मिलना है। एलपीसी नाम का जो दैत्य है, जिस दैत्य के चक्कर में पूरे देवघर के लोग पिस रहे हैं, उससे भी इंसाफ दिलवाना है लोगों को। जमीन के चक्कर में जो लोग अपना सब कुछ गंवाते जा रहे हैं, उन्हें भी तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि निगरानी भी तैयार हो चुकी है, संज्ञान ले चुकी है। बाकायदा निगरानी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। तो निगरानी की जांच का भी नतीजा बहुत जल्दी आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमने आपको कहा था, आप यकीन नहीं कर रहे थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देवघर में बोलते फिर रहे थे कि भाई आपने रांची में सब कुछ मैनेज कर लिया है। संभव है किया होगा, संभव है, आप खिलाड़ी हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन ये संदेश बाकी अंचल अधिकारियों को भी है, उन भ्रष्टाचारी अंचल अधिकारियों को है जो इशारे करते हैं यूं। उनको है जो अपने कार्यालय में ही तोता अपने पति को बना के रखे हुए हैं, उनके लिए भी है। इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ है। खैर, जब बात हो रही है देवघर सीओ की, तो खाता नंबर 119 की भी बात होगी आज। क्योंकि खाता नंबर 119 से तो हम जुड़े हुए हैं। इस खबर को हम ही ने प्रमुखता से दिखाया। खाता नंबर 119, हम लगातार खाता नंबर 119 से जुड़ी खबर दिखा रहे हैं। आज इस खबर में एक नया डेवलपमेंट आया। हालांकि ये डेवलपमेंट थोड़ा अजीब है, मुझे बताते हुए शर्म भी आ रही है, मैं सकुचा भी रहा हूं और सोच रहा हूं कि मैं अगर बताऊंगा तो आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अनीता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कौन अनीता शर्मा? वही अनीता शर्मा जो दावा करती हैं कि खाता नंबर 119 की वो मालकिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज 11 भारत आमंत्रित नहीं था, लेकिन हमने गैरत त्याग कर सोचा कि नहीं, हम मीडिया हैं, अनीता शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करना हमारा दायित्व ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। तो हम सिर उठाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले गए, बिन बुलाए मेहमान बनकर के। क्योंकि मीडिया एथिक्स कहती है कि हमें अनीता जी का पक्ष भी दिखाना ही चाहिए। हम उनका पक्ष भी दिखाएंगे और उसी शिद्दत से दिखाएंगे जिस शिद्दत से हमने औरों के पक्ष को दिखाया है। हालांकि अनीता जी, आप ठीक है, हो सकता है, संभव है आपने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। माफ कीजिएगा, हम बेगैरत होकर के आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। लेकिन ये मीडिया एथिक्स थी, हमें आपका पक्ष दिखाना सही लगा। और आपसे हम दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि हम जितना आपका पक्ष आज दिखाने वाले हैं, मेरा चैलेंज है, कोई और मीडिया संस्थान उतना ज्यादा आपका पक्ष नहीं दिखाएगा।
तो आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और जो सवाल अब भी उन सुलझे हैं, उन सवालों को भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मतलब कौन है अनीता शर्मा, क्या है, डॉन है, बहुत उल्टे सीधे तरीके से लिया जा रहा था। समझे, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे। हो सकता है उनको हमारी जानकारी नहीं हो कि हम कौन है, हम क्या है। जानकारी के अभाव में इस तरह बोला गया। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद हमको लगा कि हमको पूरे मीडिया को बताना चाहिए कि आप ही के मित्र ऐसा कह रहे हैं। तो मेरा नाम अनीता शर्मा है और हमारे पुरखों की ज़मीन है कटहल मोड़ में, हेहल अंचल में, जो कि 1936 से रजिस्टर्ड डेट द्वारा खरीदी गई थी। चूँकि परिवार के बाकी लोग और सब काम करते हैं, हम विडो हैं, हमारे पास कोई विशेष ऑक्यूपेशन नहीं है, सोचे कि इस ज़मीन को हम निकाल करके कुछ अपना आगे बाल बच्चों के लिए करें। तो उस ज़मीन में पहले हम अपना कागजात को सही कराए अपने अधिवक्ताओं द्वारा, इन लोग हमारे सब परिवार जैसे। उसके बाद हम जब कागजात सही हो गया, रसीद वसीद कटवा लिए, रसीद सब कुछ सही, इसमें बहुत सालों से मेहनत की, रसीद वसीद जब कट गया तो चूँकि इसलिए कट गया कि हमारा कागजात सही था। और सही कागजात से जब रसीद वसीद कट गया तब सोचे कि भाई चलो इसको अब थोड़ा सा काम वाम किया जाए। तो उसको हम काम करने लगे। तो वहाँ बाउंड्री वाउंड्री का काम करने लगे, बिना मतलब के लोगों नाम ख़राब करने लगे, कौन है अनीता शर्मा, तो 900 करोड़, इस तरह का बात आने लगा। तो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम अपने सलाहकार लोग से पूछे तो बोले, इन लोगों से पूछे तो लोग बोले कि हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बताते हैं आपको अपना चेहरा। जब नाम सामने आया ख़राब तरीके से तो चेहरा नाम के साथ भी सामने आना चाहिए। हम अपना परिचय दे रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम अपने ज़मीन में अभी तो शुरुआत की है। ये अनीता शर्मा हैं, इन्हें हमारे शब्दों से आपत्ति है। इनकी भावना का ख्याल रखते हुए हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। अनीता शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुन लीजिए उनका पक्ष। रजिस्टर्ड डीड द्वारा दादा ससुर ने खरीदी है। कुछ लोग बीच में फर्जीवाड़े तरीके से इसको खरीद बिक्री किए हैं, जिसका कि सरकार का गाइडलाइन भी निकला है कि 1146 के पहले का रजिस्टर्ड डीड है तो मान्यता होगी, 1146 के बाद का रजिस्टर्ड है तो मान्यता नहीं होगी। क्योंकि हमारी 36 की डीड है, कागज़ से हम मजबूत हैं, कागज़ से हमारा ज़मीन मजबूत है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग फर्जी डीड बना दिए हैं कि बैच जी बेच दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ गलत है। आपकी बात से हम सहमत हुए मैडम, और हमारा सवाल फिर से वहीं पर है। एक सामान्य सी महिला की जमीन की रक्षा गुंडे क्यों करते हैं? हमने तो अनीता शर्मा को न्योता भी दिया। जो छोटा नागपुर के कमिश्नर प्रमंडलीय आयुक्त हैं, उनकी जांच रिपोर्ट आई 9/11/2020 को। उनकी रिपोर्ट में उनसे पहले जितनी भी रिपोर्टें थी उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया। उन रिपोर्टों को खारिज करने के बाद भी 31 दिसंबर की रात में जमीन का रजिस्ट्री की जाती है। जमीन की रजिस्ट्री आपने 31 दिसंबर की रात में की है। तो जब छोटा नागपुर के कमिश्नर ने कह दिया कि इस ज़मीन पर आपका कोई अधिकार बनता नहीं है, इस ज़मीन पर गणेश साहू और दशरथ साहू के जो कागजात है वो सही है, उनके स्वीकारनामे की बात नहीं कह रहा है। अगर प्रैक्टिकल बात हो रही तो प्रैक्टिकल बात ही होगी। तो क्योंकि इस खबर को प्रमुखता से न्यूज़ 11 भारत ने ही दिखाया, आप नाम ना लें, लेकिन हम कहते हैं कि हमने दिखाई है खबर, हमें शिकायत मिली। और जो पहला सवाल जहाँ से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की, अभी भी मेरा सवाल वहीं पर है कि अनीता शर्मा कौन है, क्यों? क्योंकि खाता नंबर 119 पर जब भी जाते हैं, अब तक कम से कम हमने लाइव 20 लोगों को बिठा दिया। रोज लाइव मैं ही बैठता हूं, रोज मैंने ही सवाल किया कि मैडम आप सामने आइए, आप सामने आइए। आपको सिर्फ न्यूज़ 11 से बात करनी थी, अपना पक्ष रखना था और कुछ भी नहीं करना था। क्योंकि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि हमने दिखाया है। इन्वाइट कर रहा हूं कि आज आप हमारे स्टूडियो में आइए, हम लाइव बैठ करके बातचीत करेंगे, डॉक्यूमेंट के आधार पर बात होगी। लेकिन कोई हमारे साथ जुड़ने को इच्छुक नहीं। खैर एक सवाल और उठा, लेकिन आपकी ओर से जो एफिडेविट दिया गया है माइट भी ये, तो उसमें स्पष्ट रूप से है कि 17 जनवरी 2021 में हम लोग बात कर रहे हैं तक वहां पर धारा 144 लगी हुई थी। और इस दरमियान कई बार हमने
जा करके देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कैमरे की निगाहों से देखा है कि वहाँ धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। काम करना कोई बुरी बात नहीं है, 100 क्या जिसके पास क्षमता हो 200 लोगों को लगा दिया जाए, 10 पोकलेन लगा दिया जाए, लेकिन 17 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू थी। सिटी एसपी की रिपोर्ट भी है, जो परसों नरसों की बात है, जब मुख्य सचिव ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। वो 7 बार उन्होंने किया, अभी धारा 144 लागू नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से जानता हूँ, एसडीएम से भी मेरी बात हुई है, लेकिन इससे पहले 17 जनवरी से 60 दिन पीछे जाइए तो 17 जनवरी तक वहाँ धारा 144 लागू थी, जिसमें और जवाब तकनीकी है। धारा 144 अनुशंसा किया जाता है, जैसे हम हैं और ये हैं, हम बोले कि धारा 144 लगाइए, काम नहीं करे, मेरा जमीन है, लेकिन इसमें एसडीओ कोर्ट में हम खुद गए थे, उन्होंने कहा कि हाँ बताइए भैया। धारा 144 के लिए जो इन लोग को नोटिस मिला है, इन लोग अपीयर हो गए हैं। धारा 144 के लिए आवेदन हुआ है, अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुआ है। नहीं अभी जो धारा जो नहीं लगा नहीं, सुन लीजिए, 144 कोर्ट थाना नहीं लगाती है, 144 के लिए प्रेयर होता है कोर्ट में। पहले थाना कोई पावर था, अब जो है तो थाना उसके लिए कोर्ट से आदेश लेती है, या जो भी पार्टी है वो वहाँ जाते हैं और इसके लिए इनिशिएट करने के लिए वो आवेदन करते हैं, और इनिशिएट करने के लिए आवेदन किया गया है। धारा 144 स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए प्रोसीडिंग 144 का नहीं चल रहा है। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अब भी कई सवाल अधूरे हैं। छोटा नागपुर आयुक्त के फैसले को क्या कहीं चुनौती दी गई? क्या ये मामला कोर्ट के अधीन है? अगर कोर्ट के अधीन है तो फिर जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई? और अगर मामला कोर्ट के अधीन नहीं है तो फिर ये जमीन तो तकनीकी रूप से अनीता शर्मा की हुई ही नहीं, तो फिर सवाल वही कि रजिस्ट्री कैसे हुई? इस जमीन का हर पीड़ित सुमन ठाकुर का नाम क्यों लेता है? कौन है सुमन ठाकुर? सुमन ठाकुर के सिर पर किस आईपीएस का हाथ है? विवादित जमीन की रजिस्ट्री इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? तो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से पहले बहुत अच्छे से होमवर्क किया जाना बहुत जरूरी है। शायद मैडम आपने होमवर्क नहीं किया। आपने कहा कि आपको एतराज है हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे गुंडी, माफिया, मुखौटा, ऐसे शब्दों से आपको एतराज है, ठीक है, लेकिन आप ही बताइए कि आप ऐसी परिस्थिति में किन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा? आप खाता नंबर 119 पे जाते हैं, वहां आपको पीड़ित मिलते हैं, वो बोलते हैं कि वहां पर गुंडे हमें रहने नहीं दे रहे हैं। वहां पर आपको पता चलता है कि कम से कम 50 हमेशा हथियारबंद लोग वहां मौजूद रहते हैं। हमारी आंखों देखी तस्वीरें हैं जहां पर हमने जब कैमरा लगाया खाता नंबर 119 की जमीन की रिकॉर्डिंग के लिए, तो कम से कम 5 लोग आकर के कहते हैं कि आप इसकी रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीबीआई की पूछताछ क्या हुई होगी, वैसी पूछताछ आकाश भार्गव और अभिषेक भारती से हुई। 5 लोगों ने अचानक से हमें घेर लिया। हमारे सामने आरके सिंह साहब बैठते हैं। आरके सिंह साहब कहते हैं कि उनसे सुमन ठाकुर नाम का एक शख्स कहता है कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप जमीन के बदले कहीं और जमीन ले लीजिए, या फिर आधी जमीन हमें दे दीजिए, या फिर जमीन के बदले जो पैसे हम दे रहे हैं वो पैसे ले लीजिए। तो क्या ऐसी चीजों को करने वाले शख्स का नाम आप क्या कहेंगे? क्या उसे सन्यासी कहें तो आपको बुरा नहीं लगेगा? अगर मैं आपको इस तरीके के जब इस तरीके की चीजें हो रही हैं, मैं आपको सन्यासी कह के संबोधित करूं तो क्या आपको एतराज नहीं होगा? आपने कहा कि आप एक अबला महिला हैं, एक विधवा महिला हैं, आप एक महिला हैं, एक सशक्त महिला है। मैं ये कहता हूं आप सशक्त महिला हैं। महिलाओं के आगे न्यूज 11 भारत हमेशा से सर झुकाता है, आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आपके सम्मान के साथ तो ये भी है ना कि सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे। हमारा कर्तव्य है सवाल पूछना, हम वही तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया। हमने आपसे पूछा कि सुमन ठाकुर कौन है, आपने कहा कि भाई सुमन ठाकुर से आपका कोई लेना देना नहीं है, जबकि सुमन ठाकुर और डॉक्टर राजेश के नाम आप जमीन बेचती हैं। सुमन ठाकुर पीछे में खड़े हैं, आपकी जमीन पर सुमन ठाकुर की तस्वीर है। सुमन ठाकुर धमकी देने वालों में शामिल है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक आईएएस ऑफिसर सुमन ठाकुर की मदद कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर, कौन से आईपीएस हैं? आखिर कौन से आईपीएस हैं जो सुमन ठाकुर की मदद कर रहे हैं, सुमन ठाकुर के पीछे खड़े हैं? ये भी हम बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसका भी खुलासा बहुत जल्द होगा। अगर ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे जो लोग खेल कर रहे हैं उनके चेहरे छुपे हुए हैं, तो उनके चेहरों को हम सामने लेकर के आएंगे। और अनिल सिंह जी थोड़ी तैयारी कर लीजिए, होटवार जाना है।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका और हर हर महादेव। हमने कहा था ना कि पंचशूल निकल चुका है सीओ साहब आपके लिए, आप इंतजार कीजिए, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी ये कार्रवाई बहुत आगे तक जानी है। अभी निगरानी भी अपनी जांच शुरू कर चुकी है और आपका कच्चा चिट्ठा निगरानी के पास भी पहुंच चुका है। होटवार इज वेटिंग सीओ साहब, होटवार इज वेटिंग, और आप अकेले नहीं होंगे, अभी ये कार्रवाइयों का सिलसिला चलेगा। बहुत सारे सीओ, बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी इसी फहरिस्त में हैं, बहुत सारे, रांची से लेकर के और गिरिडीह तक हर जगह के सीओ आप जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन सब की फहरिस्त तैयार है सरकार के पास। सरकार ने कह दिया है, थैंक यू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आपने ये फैसला लिया है, ये दिखाता है कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट है। जो जनता का खून चूसेगा उसे सरकार कतई माफ नहीं करेगी। आम लोगों को लेकर के असंवेदनशील थे ना आप भूमाफिया थे ना, सरकारी जमीन बेच रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई आपको रोक नहीं सकता। अब देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए जो हो रहा है सब आपके सामने। हमने तो आपको कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मनीष, बाबा के पंचशूल का असर देखिए, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, निलंबन तो हो गया है, लेकिन अभी ये चुनौती खत्म नहीं हुई है, अभी लड़ाई आगे जारी है। मनीष, बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा कि चुनौती अभी खड़ी है, बहुत अभी लंबी लड़ाई है, क्योंकि एक सीओ है लेकिन जो सिस्टम में बदलाव वो बुजुर्ग है। अभिषेक, हमारे साथ वो लोग आज खड़े हैं जो कभी अपनी व्यथा गथा जो उनके साथ था, जो दर्द था वो लेकर आए थे। आज इनको कितना तसल्ली मिली है, या फिर आज आप क्या चाह रहे हैं, ये आप बताइए। आज हम इतने खुश हैं कि आज तक जिंदगी में इतना खुश हम कभी नहीं हुए थे सर। ये दानव का अंत हुआ, ये रावण थे सर, ये दुर्गा रूपी हमारा डीसी साहब ने ऐसा काम किए और जिन्होंने इसको नाश किया। भगवान करे इनको बहुत 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 भगवान इसको मदद करे, इस डीसी साहब को, कि इस दानव को खत्म किया, इसको पकड़ा जाए सर, और हम इसको गट्टा पकड़ के चाहते हैं कि तो जेल घुसा दे, लेकिन करें क्या, हम लोग पब्लिक है। और आज के बाद इस सरकार में मेरी इतनी विश्वास जग गई कि मेरा एक वोट इस सरकार को मिला, कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। भारत सरकार का न्याय हमको मिला सर। एक बजरंग बली मंदिर है, सरकारी जमीन है सर, और कहता है हम लोग जबरदस्ती टुकड़ा टुकड़ा करवा के बेचवा रहे हैं सर, रंगबाजी कर, और कहता है कि कमिश्नर का आदेश आप पॉकेट में रखिए। ये सब बहुत आदेश हम देखते हैं, ये आदेश ये रावण का है, इस रावण का ये एक रिपोर्ट भी नहीं दिया। कोई ही जितने भी हमने जितने अखबार वाले को कहे, कोई किसी में दम नहीं। धन्य है ये न्यूज 11 जो आज इस रास्ते इतने बड़े विचार को रखा, एक बजरंगबली मंदिर को बचाने के का राह में चल रहे हैं आप लोग, कि बच जाए मंदिर कम से कम। अब क्या करेगा, मंदिर भी बेच देगा, ये हम समझते हैं कि क्या क्या नहीं बेच देगा, माँ बाप को भी बेच देगा। ऐसे जनाब सीओ को सर सजा दीजिए, इन लोगों को ऐसे इससे भ्रष्ट को नहीं दीजिएगा, जेल भेजिए सर। मैं आपको कह रहा हूँ सर, जेल भेजिए। मैं उस महावीर कॉलोनी में बहुत बड़े भोज का आयोजन करूंगा, जिस दिन जेल घुस जाए इतने बड़े दानव आदमी को। अब नहीं मिलेगा सर न्याय, तो कहाँ हम लोग जाएं। बिल्कुल, एक और है हमारे साथ सीनियर। महावीर जी का मंदिर जो कमिश्नर का आदेश है, और उस कमिश्नर के आदेश को बोला पॉकेट में रखिए, और हम लोगों पर झूठा केस कर दिया, जबकि सरकारी लैंड है, उसको बचाने के लिए हमके कमिश्नर का इसमें आदेश है। तो नहीं, हम कमिश्नर का आदेश नहीं मानते हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। जमीन हमारा है, सरकारी जमीन है, हम इसको घेरवाएंगे, और घेरवा दिया, और उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अभी बेच रहा है। हम लोगों ने माने एसडीएम साहब के यहाँ पिटीशन दिए, डीसी साहब के यहाँ दिए हैं। एसडीएम साहब आज डेट रखे थे, लेकिन उस पर वो पार्टी सब नहीं आ रहा है, और उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। हम सरकारी जमीन बचाने के लिए गए, झूठा केस में हम लोगों को फंसा दिया, और 1 साल तक डिस्ट्रिक्ट जज को रिपोर्ट नहीं दिया कि माने हम लोगों का बेल हो। मतलब कोर्ट से भी ऊपर हो गया। कोर्ट से ये राष्ट्रपति से ऊपर अपने आप कहते हैं कि हमसे बड़ा। हाँ सर, बहुत दबंग देखे, लेकिन इनके जैसा दबंग नहीं देखे। इस सरकारी जमीन पे जाके जो है व्यक्ति से पैसा लेके गली और रोड ढलवा देते हैं। हमारे बजरंगबली मंदिर को टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दिए। हम लोगों का जो ईंटा रखा हुआ था, समझे, वो ईंटा को उठवा के जोड़वा दिए। कहाँ मतलब स्याही खत्म हो गया लिखते लिखते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। लेकिन आज बहुत आनंद आया जब सुने कि जो है
श्री गणेश हुआ, भ्रष्टाचारी का जो है खिलाफ कार्रवाई का श्री गणेश हुआ। मतलब अब आशा है कि ऐसा ऐसा करप्टेड पदाधिकारी को जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। अब हम लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है ना। इसके लिए न्यूज़ 11 को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। अभिषेक, ये बाबा नगरी के लोगों की भावना है। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री जी देखिए, आप ये तमाम शुभकामनाएं, ये तमाम आशीर्वाद सब आपको मिल रहा है। इसके सबसे बड़े हीरो आप हैं, लेकिन ये कार्रवाई यहां रुकनी नहीं चाहिए सर। ये जो जनता खड़ी है ना, ये जनता भाड़े की भीड़ नहीं है, ये जनता स्वतः आई है, ये दिल से दुआएं दे रही है सर, और इन दुआओं का कोई मोल नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने त्रस्त हैं। और ये सिर्फ एक अंचल की कहानी है जिसमें आपने एक फैसला लिया है। ऐसे तमाम अंचलों को लेकर के जहां जहां भ्रष्टाचार की खबरें, वहां पर आपका ये फैसला दिखना चाहिए। दिखना चाहिए कि एक आम आदमी वाला मुख्यमंत्री सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है, ये फैसला दिखा रहा। और ऐसे ऐसे फैसले जारी रहने चाहिए, इनटॉलरेंट रवैया ये जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनता की, आपको बहुत शुक्रिया कह रही है जनता का। ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आपने दिखाया है कि आप आम जनता के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हो रही है सर। इनके भ्रष्टाचार की तमाम जो कहानियां हैं, इन कहानियों पर फुल स्टॉप लगना जरूरी है। ये जो लोग खड़े हैं, इन लोगों को इंसाफ मिलना जरूरी है। इसमें से कोई जान की दुहाई मांग रहा है, कोई अपनी जमीन वापस मांग रहा है। सरकारी चक्करों में फंस फंस कर ये लोग परेशान हो गए हैं। इन्हें इंसाफ दीजिए सर, और कुछ नहीं, सिर्फ आम लोगों को इंसाफ दे दीजिए, और उसके बाद फिर इनकी दुआएं आपकी हैं। आप आम आदमी वाले मुख्यमंत्री हैं, आपने दिखाया है, आप आगे भी इसे दिखाते रहिएगा। मनीष, जैसा कि अभी बातचीत हो रही है कि भाई चुनौती अभी पूरी नहीं हुई है, चुनौतियां आगे भी हैं। सरकारी चक्कर में लोग घूम रहे हैं। रोज मेरे पास कम से कम 10 मैसेज देवघर से सिर्फ आते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि सर हमारी जमीन है, सीओ साहब ने तो ऐसा खेला कर दिया है। लोगों का एक सवाल होता था कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी। लेकिन अब तो कार्रवाई हो गई है। लेकिन अब उन लोगों के लिए क्या, जो जिन लोगों के लिए भाई, जिन पर जो है कार्रवाई जो है, जिनकी जमीन जो है सीओ साहब ने फंसा रखी है, उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए, और त्वरित तौर पर मिलना चाहिए। मनीष, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, चूंकि एलपीसी का मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जो अपनी जमीन है, आप जब बेचने के लिए जा रहे हैं, आपकी बेटी की शादी है, आप अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, आपकी पत्नी बीमार है, जब उसके इलाज के लिए आप हटाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ही जमीन के लिए अंचल कार्यालय जाना होता है और आपको बताना होता है कि यही मेरा जमीन है और मैं इसी साल से रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी यही मुझे बेचने के। ये एलपीसी को लेकर के सबसे ज्यादा समस्या हुई, और इसी समस्या की सबसे बड़ी जड़ यही रही। और हम जानते हैं कि एकक बेचने में पर स्क्वायर जो एक तो जमीन का दाम है, उसके अलावा अलग से एलपीसी देने के लिए एक पर स्क्वायर दर उसका भी तय था। इसके अलावा उसकी भी मियाद महज 6 महीने थे। यानी कि ये जो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है कि ये आप ही का जमीन है, आप बेच सकते हैं, ये भी 6 महीना में। अगर आपने बेच दिया तो ठीक है, यानी कि आपने किसी से लिया है, नकदी एडवांस लिया है, अगर वो पूरा पैसा 6 महीने के अंदर नहीं दे पाया तो एलपीसी इनवैलिड हो गया। तो ये तमाम खेल थे, ये सब कुछ थे। तो अब लेकिन चाहिए कि हम लोग समझते हैं कि अब जनता ये चाहेगी कि जो एलपीसी ये सबसे जड़ रहा इस मुद्दे का सबसे ज्यादा, तो क्या चाहते हैं कि अब आप एलपीसी में क्या होना चाहिए? एलपीसी में सुधार होना चाहिए, जांच होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, ऐसे भ्रष्ट तंत्र को खत्म किया जाना चाहिए, और ऐसा जो भ्रष्ट अधिकारी है इसको जेल भेजा जाए, इसको जल्द से जल्द जेल भेजिए, यही हमारा कहना है। दूसरा नंबर है कि न्यूज़ 11 जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, देवघर डीसी जिंदाबाद, जय बाबा बैद्यनाथ। बिल्कुल, एलपीसी एक बड़ा मुद्दा होकर उठ रहा है। एलपीसी के कारण क्यों इतनी परेशानी हो रही है, इसमें कहां? ये धंधा है सर, ये धंधा है सीओ का, ये धंधा बंद हो जाएगा, इसमें कमाई है इसको। क्या इस लोग दरमाहा देता है कि नहीं सरकार? ये हम लोग सिस्टम में गड़बड़ी हो गया। सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ी है सर, इसको सुधार किया जाए सर। एलपीसी बंद कर दिया जाए, को जमीन अपना अपना बेचेगा, खाएगा, पीगा रहेगा सर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप तो मंदिर छोड़ दिए थे डर के मारे। हम आज हम कहने जा रहे थे कि हम इतनी रात को हमको जैसे जानकारी मिली, हम आ गए, हम मतलब घर से निकल नहीं रहे थे, और ये सुने तो ऐसे लगा कि जैसे कि एक दानव युग का अंत हो गया। एलपीसी में क्या बदलाव? एलपीसी का सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, सबसे पहला चीज। और अगर करते भी हैं तो एक बार दे दिए, फिर 6 महीना, ये कौन चक्कर है? और यही एलपीसी का तो चक्कर था हमारे में, मतलब नोटिस दूसरे के नाम से, एलपीसी तीसरे को, और रजिस्ट्री दूसरा चौथा कर रहा है। और जो एलपीसी दिए हैं, इनका संगठन इतना अंदर में माफिया राज इतना बड़ा है कि हम पर फिर 144 का केस करवा दिए हैं
मतलब देखिए अभिषेक क्योंकि इस पूरे मामले का जो जड़ है वो यही है कि यहाँ एक जमीन का जब विवाद हुआ था उसको बचाने के लिए उस पर कहीं और भी विवाद नहीं हो, जमीनों को बचाने के लिए एक एलपीसी लाया गया था जिसमें 2 कैटेगरी है कि एक डीसी बैठक करेंगे, दूसरा सीओ को दिया गया था। एक अधिकारी जब यहाँ थे उपायुक्त, उन्होंने अपने काम को डिसेंट्रलाइज करते हुए ताकि छोटे छोटे जमीन का जो खरीद फरोख्त हो वो जल्दी से हो जाए, उन्होंने उनको पावर दिया था। इसका ये मिसयूज हुआ। शुरू से हम लोग इस बात को हमेशा उठाते रहे, एक सीओ के खिलाफ ही नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम के खिलाफ कि एलपीसी की वजह से परेशानियां हुई। अभी भी कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि उनको हाईकोर्ट से ऑर्डर मिल चुका है लेकिन उनका एलपीसी उन्हें नहीं मिल रहा है, वो जमीन खरीद नहीं कर रहे, वो प्लांट नहीं बैठा पा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट है वो उनका लेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब जल्द से जल्द सरकार या तो एक कमेटी बिठा दे या फिर डीसी और इनके अंदर में जितने लोग हैं उनके बैठ करके एक बैठक हो और एलपीसी को लेकर के एक ऐसी नीति बने, एक ऐसे प्रणाली बने जिसमें हर की भागीदारी हो और हर किसी को आसानी हो जाए, ताकि ये जो जड़ है ये यहीं से खत्म हो जाए। और इसका इस्तेमाल हथियार, जो कि एक चेक एंड बैलेंस की बात थी कि किसी का गलत जमीन किसी आदमी को नहीं बिक जाए, तो ये इसमें रोक है। ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ है, ये चुनौती बड़ी है, जो कि एक ऐसा मुद्दा था जिसपे किसी भी उपायुक्त हाथ डालना नहीं चाहते थे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हेमंत सरकार और अब स्थानीय जो डीसी हैं वो इसे बैठ करके जितने लोग तमाम जो है जानकार हैं, वकील अधिवक्ता हैं, जो बिल्डर हैं या फिर जमीन के जो बड़े लोग हैं, यहाँ के पुराने लोग हैं, अक्रॉस द पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन सबों को बिठा करके एक बातचीत होनी चाहिए और टेक्निकल राय लेकर के जो सीनियर एडवोकेट हैं हाईकोर्ट के भी हैं उन लोगों को लेकर के तो एक पॉलिसी बने और जो इसमें लचीलापन है, जो परेशानी हो रही है वो दूर हो, ताकि अब ये सीओ नहीं कोई भी सीओ आए तो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। अभिषेक, आकाश, ये कार्रवाई एक नजीर है। देवघर सीओ पर कार्रवाई हुई है, पर अगर हम खाता नंबर 119 को भी देखते हैं तो खाता नंबर 119 में अनीता शर्मा सही है या गलत है ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि सरकारी अधिकारियों ने, चाहे हेहल सीओ की बात करें, चाहे रजिस्ट्रार की बात करें, चाहे पूर्व रजिस्ट्रार की बात करें, चाहे पूर्व सीओ की बात करें, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभाया है। इस पूरी फिल्म के सबसे बड़े विलन ये सरकारी अधिकारी ही हैं। और मैं तो हेहल सीओ ही क्यों, रांची रजिस्ट्रार ही क्यों, मैं तो गिरिडीह सीओ का भी नाम लेता हूं, मैं तो सरिया सीओ का भी नाम लेता हूं। इन लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी ही चाहिए, ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। आकाश जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक आपने कहा कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया गया, ये पूरी तरह से गलत है। इन लोगों ने तो जानबूझ करके मामले को जितना ज्यादा हो सका पेचीदा बनाने का काम किया, क्योंकि मामले को पेचीदा बनाने से इनका काम बनता था। और इनका काम क्या है? स्वहित साधना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा माल बटोरना, यही इन लोगों का एकमात्र टास्क रह गया है। और अंचलों में अंचलाधिकारियों को भूखंडों का, चाहे सरकारी भूखंड हो या गैर मजरूआ भूखंड हो या भू अर्जन की भूखंड हो, ऐसे तमाम भूखंडों का कस्टोडियन माना जाता है। उनके ऊपर यह जिम्मेवारी होती है कि ऐसे भूखंडों की रक्षा करें, लुटने न दे, ताकि सरकार के लिए ये भूखंड समय पर काम आ सके, विकास कार्यों के लिए वहां पर निर्माण कार्य आदि कराया जा सके। लेकिन इन लोगों ने ऐसे भूखंडों को चिन्हित करके बेचने का काम किया और इसमें हथियार बना पूर्व मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का वो आदेश जिसके तहत उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया, रजिस्ट्रार्स को निर्देशित किया कि वे अपने अपने यहाँ उपलब्ध गैर मजरूआ जो भूखंडों की पूरी सूची उन्हें उपलब्ध कराएं। इसी दौरान यह सारी छानबीन की प्रक्रिया शुरू की गई और तब इन अंचलाधिकारियों की नज़र ऐसे भूखंडों पर पड़ी जिसे ये आसानी से लूट सकते हैं। और जहां तक आम जनता के जमीन की बात है तो आम जनता के जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लूट सके, उस पर कोई नाजायज एक्टिविटी न हो, गलत लोग उस पर काबिज न हो, क्योंकि आम जनता को आज भी इस देश में निरीह जनता समझा जाता है। और वस्तुतः ऐसा है भी, क्योंकि जिसके पास पैसा, सत्ता और पावर है वो इन चीज़ों का दुरुपयोग करके कुछ भी कर सकते हैं, जबकि आम जनता महज देखती ही रह जाती है। तो इन लोगों ने आम जनता के साथ भी जानबूझकर अन्याय किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काली कमाई कर सकें। और अब चूंकि जिस अनिल सिंह की हम बात कर रहे हैं, हेहल में यह भी सीओ हुआ करते थे और इन्होंने भी अपने आदेश से खाता नंबर 119 की जमीन को विवादित बनाने का काम किया और इसकी वजह से आज सैकड़ों की तादाद में लोग दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जबकि उस जमीन पर धारा 144 लागू रहते हुए भी सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे रहे, पोखलेन लगा रहा और ये राजधानी रांची के बीचों बीच होता रहा, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। हद तो इस बात की है कि वहाँ पर
एक आईपीएस अधिकारी पहुंचते हैं, दूसरे आईपीएस अधिकारी भी वहां पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और सुमन ठाकुर जैसे लोगों को बैकअप देते हैं। सुमन ठाकुर जैसे लोग जो हैं बीच में मध्यस्थता करते हैं और जमीन को बिकवाने का काम करते हैं। इनका शायद पेशा ही यही है। हालांकि अब तक सुमन ठाकुर सामने आने से बच रहे हैं, लेकिन उन्हें भी एक न एक दिन सामने आना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो जिन अंचलाधिकारियों की हम चर्चा कर रहे हैं, सरिया सीओ की बात कर ले जिन्होंने तोता पाल रखा है, सभी सीओज ने तोते पाल रखे हैं। और एक सीओ साहब तो 3 अंगुलियों में इशारे दिखाते हैं और इशारों में कहते हैं कि वो प्रत्येक काम के लिए 3 लाख रुपए की वसूली करते हैं और पैसे वो सीधे नहीं लेते हैं, बल्कि उनके कर्मचारी द्वारा पैसा कलेक्ट किया जाता है, जिसे बाद में उन तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आज भी वो फ्री हैंड घूम रहे हैं और वो 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब तक उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लाइव में आने से जस्ट पहले मेरे पास गिरिडीह से कुछ लोगों के फोन आए, जिनमें कुछ पत्रकार भी हैं, वो हमसे कुछ जानकारियां साझा करना चाहते हैं। मैं लाइव टेलीकास्ट के बाद बहुत जल्द उनसे संपर्क साधूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि और क्या क्या माजरे हैं वहां पर, जिन्हें सभी के सामने लाना, खास करके व्यवस्था के उस शीर्ष तक सामने लाना जरूरी है जहां से एक्शन लिया जाता है। जैसे कि देवघर सीओ के मामले में एक्शन लिया गया, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भू राजस्व मंत्री भी हैं उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी तरह से सरिया सीओ हो, हेयल के पूर्व सीओ हो या वर्तमान सीओ हो, वर्तमान सीओ के दामन पर भी इसके छींटे पड़ रहे हैं। और तभी तो उन्होंने, हम और आप ही गए थे, उन्होंने हमसे बातचीत करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब चूंकि पूरे मामले की जांच एक हाई लेवल कमेटी कर रही है, इसलिए उन्हें उपायुक्त ने मना किया है कि वो मीडिया के सामने कुछ भी बोले। और सही बात है, अब चूंकि सब कुछ उनके हाथों से निकल चुका है और जो कुछ भी पावर है वो हाई लेवल कमेटी के पास जा चुका है। और ये हाई लेवल कमेटी भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेगी, क्योंकि इस मामले में मुख्य सचिव ने खुद ही संज्ञान ले रखा है और 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है, और जिसमें से कि 2 दिन निकल चुके हैं और 5 दिन शेष है इन अधिकारियों के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने में। तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी हो सकेगा। लेकिन इस दौरान इतने सारे पीड़ितों को जो पीड़ा हुई उसकी भरपाई कोई करने वाला नजर नहीं आ रहा है और उन लोगों को शायद अभी और ज्यादा अपनी लड़ाई लड़नी होगी। अभी उनकी लड़ाई अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंची है, इसलिए उन्हें कमर कसकर तैयार रहना होगा। और कौन कहता है कि न कारखाने में तूती की आवाज नहीं गूंजती, ये भी एक न कारखाना ही लोग समझ बैठे थे, लेकिन वहाँ तूती की आवाज न सिर्फ गूंजी बल्कि अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है। और मैं तो कहता हूँ कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार जो है जनता के सवालों के प्रति बेहद संवेदनशील है, उसे अपनी जनता से सरोकार है। इसलिए जनता यदि किसी मामले को किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म के जरिए किसी संबंधित व्यक्ति अधिकारी तक यदि पहुंचती है जो जिम्मेवार हो और जिसके दामन पर दाग न हो और जो बेदाग दिखना चाहता हो, तो ऐसे अधिकारी एक्शन भी ले रहे हैं और एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन यह अंतिम नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि अभी तो इनका सफर शुरू हुआ है। इनके सफर की समाप्ति जो है वह होटवार जाकर होगी और वहां इनका साथ देने के लिए 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में अंचलाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं जेल प्रशासन को कि गृह कारा एवं आपदा विभाग से मेरी एक प्रार्थना है कि इन सीओज के लिए एक अलग से सेल की व्यवस्था कर दी जाए, जहां ये आराम से रह सके और दूसरों पर जो अन्य विभिन्न मामलों में बंद हैं, आम कैदी हैं, उन्हें अपनी बेईमानियों के गुर ना सिखा सके, क्योंकि ये सारे को जब बेईमान बना देंगे तो राज्य का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए इनके लिए अलग से बकायदा एक सेल की व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिसे अंचलाधिकारी सेल या सीओ सेल का नाम दे दिया जाना चाहिए। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि हम कौन हैं? हम मीडिया हैं। हमारा काम है खबर दिखाना। हम खबर दिखाते हैं, खबर पूरी शिद्दत के साथ दिखाते हैं। भले ही आज मैडम अनीता शर्मा को ऐसा लगा कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाना सही नहीं है और हम बेगैरत होकर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। आज अपनी गैरत को साइड में रख दिया हमने। क्यों? क्योंकि इस गैरत पर आज कर्तव्य भारी पड़ा। हमें लगा कि अनीता शर्मा जी, अगर आज हमने आपका पक्ष नहीं दिखाया तो हम इस खबर के साथ नाइंसाफी करेंगे। इसीलिए हमने जो पक्ष आपने जिस तरीके से बोला है बिल्कुल उस तरीके से दिखाया है। अगर आपको लगता है कि हमने जो दिखाया उस पर आपको ऐतराज है तो मैं अभी भी आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप लाइव आए, हम लाइव बैठ करके बातचीत करेंगे। अगर आप लाइव नहीं बैठना चाहती
हम लाइव आपके घर में भिजवा देंगे, आप अपने घर में सोफे पर बैठ करके आराम से बातचीत कर सकती हैं। अगर उसमें भी आपको दिक्कत है तो आप अपनी पूरी टीम के साथ, हमारे संवाददाता को हम भेज देंगे, हमारे संवाददाता को आप कम से कम अपना पक्ष बता दें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, जिसके आधार पर हम आपका भी पक्ष यहां पर रख सकें। क्योंकि हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना भी बिल्कुल नहीं है, और किसी महिला के लिए तो भूल कर भी नहीं। लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है जब हम लोगों की पीड़ा देखते हैं, तो उन लोगों की पीड़ा देखने के बाद हमें लगता है कि हम मीडिया, अगर हमने इनकी आवाज नहीं उठाई तो कौन उठाएगा इनकी आवाज। देवघर सीओ के खिलाफ भी हमने यही किया, सिर्फ लोगों की आवाज उठाई। जो लोग मनीष के साथ खड़े हैं, ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो पीड़ित हैं। ये बाबा बैद्यनाथ को धन्यवाद कह रहे हैं, ये बाबा बैद्यनाथ के आगे सर झुका रहे हैं, ये बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शुक्रिया कह रहे हैं। मनीष, आपके आसपास जो लोग हैं, सरकार ने इनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय किया है। सरकार से और क्या मांग है इनकी? आज सरकार भी देख रही है, जनता भी देख रही है, इनको और कुछ मांगो तो वो भी आज बता दें। क्या चाहते हैं आप सरकार से? इस सरकार से चाहते हैं कि ये सीओ साहब का जितना भी जालसाजी किया हुआ है सबको रद्द किया जाए, क्योंकि इनका जो गुर्गा है वो देखिए फिर से हमको फंसाने के लिए, जिस दीपक सिन्हा को हम पर नोटिस करवाए थे, निर्णय प्रणय सिन्हा के नाम से किए थे, और दीपक सिन्हा जिसको एलपीसी दिए थे, वो देखिए फिर से हमसे अभी क्रिमिनल केस संख्या क्या लिखा है 878 की 73/20 हम पर फिर से क्रिमिनल केस कर दिया गया, हम ही पर, एक सामान्य नागरिक पर, और उस पर एक फर्जी पुलिस क्या क्या लिखा है इसमें पता नहीं कौन से पुलिस जांच सब रिपोर्ट दे, कोई आइए ना, हम पीसफुल पोजीशन में वहां पर हैं, उसका कोई जांच फांच कुछ नहीं, अपना जो खताना बही जो जे कहलून से है सही, इनका और इनका गुर्गा को एकदम सब गुर्गा समेत इनको जेल भेजा जाए, और जितना भी ये 1 साल में किए हैं कांड कुकांड सबको रद्द किया जाए। जब हमारे ऐसा प्रथम सांसद का वंशज हम हैं, पंडित रामराज रजवाड़े प्रथम सांसद आजादी के बाद से, और उनके वंशज को जब ये 1 लाख स्क्वायर फीट कब्जा करवा कर माफिया के साथ कब्जा करके बेचवा रहे हैं, बेच दिए, तो दूसरा आम जनता को क्या कहिएगा? अब क्या चाहते हैं आप लोग सरकार? हम यही चाह रहे हैं कि इस सीओ के द्वारा जो भी कार्यान्वित कार्य किया गया है उसे अविलंब रद्द किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हेमंत सोरेन बहुत ही ईमानदार सीएम मिले हैं, ये भाग्य है झारखंड का। हेमंत सोरेन जी से मेरा हाथ जोड़ के यह विनती है कि इस जैसे भ्रष्ट अधिकारी को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए, और हम लोग जैसे जो निर्री और दबे हुए जो आपके जनता है, इसके ऊपर जो झूठा झूठा मुकदमा किया गया है, वो आप एसपी साहब को बोल करके उसको निष्पक्ष जांच करवाया जाए। अगर मैं दोषी होता हूं तो फांसी चढ़ाया जाए, और अगर नहीं होता हूं तो उस दोष से हमें मुक्त किया जाए। ऐसे किसी का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सीओ थाने आ जाते हैं, सीओ का थाने में क्या काम था, हमको पकड़ के लाता है तो बोलता है 50 लाख रुपया अरेंज करो, यहीं से सब मैनेज हो जाएगा। और थानेदार भी मिला हुआ था, सारा आदमी का तंत्र मिला हुआ एक दूसरे से, और मिलने के बाद जो है जेल भेज दिया जाता है। जेल में 7 साढ़े 7 महीना रखा जाता है, वहां भी यातना दिया जाता है, रंग बिरंग का पेपर भेजा जाता है कि इसमें तुम दस्तखत कर दो तो तुमको छुड़वा देंगे, नहीं छुड़वाएंगे। देवता पांडे एक बहुत बड़े भूमाफिया यहाँ हैं। देवता पांडे हमको जान से मारने का धमकी दिए हैं, टीवी पर जब से बोले हैं हमारे पीछे कितने गुंडे लगे हुए हैं। हम बाबा बैद्यनाथ के भरोसे, हम एसपी साहब से भी मिले हैं, डीसी साहब से भी मिले हैं, सुरक्षा का मेरा कोई इंतजाम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। झूठा जो मरा हुआ आदमी है उसके नाम से रजिस्ट्री किया गया है, उस रजिस्ट्री का रद्द के ऊपर आज डीसी साहब के कोर्ट में सुनवाई हुआ। यानी उसमें बोलते हैं बातें हैं, देखिए मजमून यही निकलता है कि जो भी किया धरा है उस किए धरे से लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीओ साहब अगर निलंबित हो गए हैं तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सीओ साहब ने जो आम लोगों को प्रताड़ित किया है, ऐसा नहीं कि उस सिस्टम में वो फंस करके और रह जाए, उस सिस्टम में उनको फंसे नहीं रहना है। सर, कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि अपनी जमीन के लिए इन्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़े। बहुत शुक्रिया आकाश, बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहुत शुक्रिया झारखंड सरकार, और हर हर महादेव। महादेव का पंचशूल अपना असर दिखा रहा है। तमाम भ्रष्टाचारियों का फैसला होगा, और इसी मंच पर हम उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाएंगे। और एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, अगर आप हेहल अंचल के तहत रहने वाले हैं, आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा मामला है जो कि हमें यहां दिखाना चाहिए, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, चूंकि अभी हम हेहल की खबरें दिखा रहे हैं,
तो आप आकर के न्यूज 11 भारत के ऑफिस में मुलाकात कर सकते हैं हमारे संवाददाता से, मुझसे, इस चैनल के किसी भी कर्मी से, और हम आपकी खबर में अगर दम हुआ तो उस खबर को पूरी शिद्दत के साथ दिखाएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, भ्रष्टाचार पर वार जारी रहेगा। नमस्कार। सच है तो दिखे।